ऐसा कितना बड़ा है किसका हैं? बहुत ऊंची है भाई। I request Professor Shams Kamal Arjun sir, please. You two, please come on the dais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. आज के चेयरपर्सन of the session, coordinator of this wonderful academic program, joint coordinator डॉक्टर शम्स कमाल अर्जुन साहब, हमारे तमाम इस यूनिवर्सिटी के कलीग्स, पार्टिसिपेंट्स, जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ इसमें हिस्सा लेने के लिए आप यहाँ आए हैं। जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोग इतनी दूर से आए हैं और अपना वक्त दे रहे हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि वाकई ये बहुत अहम मैदान है और आज के दौर में जहाँ दुनिया सिमट गई है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से इतना करीब हो गया है, उसकी वजह भी यही ट्रांसलेशन तर्जुमा है। मैंने अपने लेक्चर को कई हिस्सों में बांटा है। उसमें है कि ट्रांसलेशन क्या है, आप सब जानते होंगे, फिर भी दो चार बातें मैं उस पर कहना चाहूँगा। इसकी तारीख, इसका मकसद और ट्रांसलेटर कैसे बने, ट्रांसलेशन की किस्में हैं और ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी आज बात हम कर रहे हैं, जिससे ट्रांसलेशन आज मुमकिन हो रहा है। और आखिर में अरबी और उर्दू ट्रांसलेशन की जो दिक्कतें हैं उस पर बात करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि ज़बान तर्जुमा क्या है। किसी ज़बान के एक टेक्स्ट को दूसरी ज़बान में बिल्कुल वैसे ही मुंतकिल करना, ये तर्जुमा है। लेकिन ये बहुत आसान ज़बान में मैंने बता दिया, लेकिन इसके बीच बहुत सारा ऐसा प्रोसेस होता है जो हम लोग या कुछ समझते नहीं हैं या इसको महसूस नहीं करते। इसीलिए ये जो प्रोसेस है बीच में, इसको समझने के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी। उसको हम फन तर्जुमा कहते हैं, तर्जुमे का मुताला या स्टडी ऑफ ट्रांसलेशन। तर्जुमा का काम होता है एक ज़बान से दूसरी ज़बान को में किसी भी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन वैसे ही करना जैसे वो फर्स्ट लैंग्वेज में था, पहली असल ज़बान में जो उसका मतलब था। और दुनिया की ज़बानें जो फ़रोग़ पाती हैं या फलती फूलती हैं, उस पर तर्जुमे का बहुत बड़ा रोल होता है। हम सब जानते हैं तर्जुमा निगारी एक मुसल्लम फ़न है, लेकिन आज के दौर में इसको प्रमोट करने में, इसको आगे बढ़ाने में बहुत सारी चीज़ों का रोल है। उसमें एक प्रेस का बहुत बड़ा रोल ज़रूरत है, इसलिए तर्जुमा करते हैं। किसी तक पहुंचना है
तो उसकी ज़बान को समझना सीखना, अगर आप समझना और सीखना या आपके लिए मुमकिन न हो तो तर्जमा आपके सामने है, आप तर्जमे के जरिए उस आदमी तक पहुँच सकते हैं। हर ज़बान की अपनी खुसूसियत होती है, इसीलिए जब हम तर्जमा करते हैं तो दूसरी ज़बान में जाकर वो वैसे ही नहीं रहता जैसे पहले ज़बान में था। इसीलिए अंग्रेजी में तर्जमे के लिए बहुत सारे वर्ड्स आए हैं। एक है अप्रोक्सीमेशन, मतलब पहली ज़बान में जो टेक्स्ट है उसका अप्रोक्सीमेट मीनिंग आपने अदा कर दिया, हुआ अप्रोक्सीमेशन। कुछ लोगों ने ट्रांसलेशन वैसे किए हैं जो ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए एक्यूरेसी उसमें नहीं है। जब तक एक्यूरेसी ना हो वो ट्रांसलेशन नहीं है। हम अरबिक में कहते हैं अतर्जमा बितसर्रुफ, आपने मतलब को अदा कर दिया, आपने एक ऐसा टेक्स्ट तैयार किया जो ओरिजिनल राइटर का नहीं है, वो आपका है, आपने सिर्फ मीनिंग अदा किया है, उसका उस्लूब आपने छोड़ दिया। और जब उस्लूब छोड़ते हैं, जो पहले ज़बान में जो एस्थेटिक्स है वो गायब हो जाती है, अब वो एस्थेटिक्स उसमें नहीं, और जमालियात नहीं है वहाँ। एक नया टेक्स्ट क्रिएट हो गया जो आपकी ज़बान में है, आपकी ज़बान का जमालियात एस्थेटिक्स है वो उसमें शामिल है, आपका उस्लूब शामिल है, मीनिंग बस आपने किसी का उठा दिया है। दुनिया में बहुत तरह के तर्जमे हुए और उलमा का ख्याल है कि कुछ बहुत अच्छा है, कुछ बहुत ही ख़राब है, कुछ है जिसका इस्तेमाल आप ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। कभी कभी तर्जमा ऐसा भी होता है कि जो तर्जमा नहीं है उसका मतलब बदल गया, इसीलिए तर्जमा कभी कभी ख़तरनाक भी होता है। इब्न जिन्नी ने लिखा है तर्जमा तो फितनतुन, तर्जमा जो है फितना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तर्जमा ईमानदारी से नहीं किया आपने, मतलब बदल गया, तो वाकई फितना है। इसी सिलसिले में खासतौर पे अगर दो लोगों के दरमियान की बात हो रही है, दो मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, नेगोशिएशन चल रहे हो, मीटिंग्स हो रही हो और तर्जुमे में गलती हो गई, तो अब गलती होगी, उसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। एक मिसाल आपको दूं, बहुत सालों पहले हिंदुस्तान और लीबिया के दरमियान किसी बात पर कोई डिस्कशन हो रहा था। उसमें लीबिया ने हिंदुस्तान से कुछ चीज़ों का डिमांड किया और मुतरजिम ने वो बात को रख दी, लेकिन आखिर में जो उसका नतीजा उसने जो बताया कि उसका मतलब ये था कि हिंदुस्तान ने इस बात को कबूल नहीं किया और ये महीनों बाद मालूम हुआ कि मुतरजिम ने गलती कर दी है। हिंदुस्तान और लीबिया के दरमियान नुकात खराब होने लगे, फिर जाके उसको सुधारा गया। इसलिए इब्न जिन्नी ने कहा कि तर्जमा तो फितनतुन, तर्जमा जो है फितना है। किताब हयावान आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, ये किताब बहुत मोटी ज़ख़ीम किताब है, कई जिल्दों में है। उसमें जाहिर हर तरह के जानवरों के बारे में लिखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आखिर में जाके उन्होंने तर्जुमे पे लिखना शुरू कर दिया। तर्जुमे पे उन्होंने लिखा है कि तर्जुमा मुमकिन नहीं है। तर्जुमा मुमकिन नहीं से मतलब ये नहीं है कि तर्जुमा आपको नहीं करना चाहिए, तर्जुमा ज़रूर करें। अगर तर्जुमा नहीं करते तो शायद जाहिर को अरबी दुनिया के बाहर ढूंढने जाते, लेकिन तर्जुमा मुमकिन नहीं है और नहीं करना चाहिए, उसका मतलब यही था कि तर्जुमा अगर ख़राब हो गया
तो राइटर ने जो कुछ भी लिखा है उसका मतलब बदल गया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन खास तौर पर शायरी के बारे में उन्होंने लिखा है कि शायरी का तर्जुमा तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। और शायरी का तर्जुमा इसलिए मुमकिन नहीं है कि आप मफहूम तो अदा कर देंगे लेकिन वो जो मेलोडी है, वो रिदम है, वो तो गायब हो जाएगा, फिर वो रहता नहीं। इसीलिए शायरी के बारे में कहा गया कि आप तर्जुमा न करें तो ये बेहतर है। आप दूसरी मिसाल हो तर्जुमा तो फितनतुन के हवाले से मजहबी किताबों का तर्जुमा बहुत होता है और मजहबी किताबों का जब तर्जुमा करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है। इसीलिए कुरान का तर्जुमा या बाइबल का तर्जुमा या दूसरे मजहबी किताबों का तर्जुमा जब किया जाता है तो ट्रांसलेटर अपने सामने बहुत सारे और रेफरेंसेस भी रखता है। इसलिए कि कोई एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके अलग कई तरह की मीनिंग हो सकती है। अगर आपने उस वक्त सिचुएशन को सामने नहीं रखा कि किस सिचुएशन में ये बात कही गई तो उसका जो एक से ज्यादा शेड है मीनिंग का, आप उस शेड को भूल जाएंगे और तर्जुमा खुद से कुछ और हो जाएगा। यही वजह है कि अरबी का ट्रांसलेशन, पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन मित्तल ने किया था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अंग्रेज था लेकिन हिंदुस्तान में आगे फंस गया, यहाँ मुसलमान हो गया। बाद में लोगों ने उसके तर्जुमे को खंगाला। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उसने गलत तर्जुमा किया है, लेकिन तर्जुमा क्या है? तर्जुमा किसी आदमी की अपने काबिलियत का नतीजा है। ज़बान में उसकी अच्छी महारत है तो बहुत अच्छा तर्जुमा करेगा। अगर अच्छी महारत नहीं है तो अच्छा तर्जुमा नहीं करेगा। दो ज़बानों में कम से कम उसको महारत होनी चाहिए। उसके अलावा जिस टेक्स्ट का तर्जुमा कर रहा है उस टेक्स्ट की बहुत अच्छी जानकारी हो, उसका बैकग्राउंड पर पता हो, तभी अच्छा तर्जुमा होगा। तर्जुमा एक ऐसा फन है जिसके बारे में 1945 के आसपास लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। तर्जुमा तो जब से इंसान दुनिया में है, तर्जुमा की शुरुआत तभी से हुई थी। जब एक सिविलाइजेशन का आदमी दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों से मिलता था तो तर्जुमे की जरूरत पड़ती थी। बिना तर्जुमे के कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं था। आप लोग बीच में भी चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं। असल मकसद सीखना है, जानना है और फोटो के अलावा सुनने पर ध्यान देना चाहिए। तो सिविलाइजेशन की जब से शुरुआत हुई है तब से तर्जुमा होता रहा। 1942 के बाद ट्रांसलेशन स्टडीज के ऊपर लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया और उसमें किताबें लिखी जाने लगी। अब अंदाजा लगाया कि ह्यूमन सिविलाइजेशन कितना पुराना है और ये ट्रांसलेशन स्टडीज के बारे में कुछ 70-75 साल पहले लोगों ने बात शुरू कर दी। अब ट्रांसलेशन स्टडीज है क्या, ये होता क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बीमार आदमी हो, हॉस्पिटल ले जाए तो उसके लिए डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिखता है, एक्सरे लिखता है, MRI लिखता है। उसके बाद वो ये रिपोर्ट में लिखता है कि इसको तकलीफ क्या है, क्या चीज़ है जो जिसमें ज़्यादा है, इसकी वजह से बीमारी हुई। तो एक तरह से डायग्नोसिस है। तो ट्रांसलेशन स्टडीज जो है वो आपके तर्जुमे को डिस्कस करता है, उसको डायग्नोस करता है, उसकी अच्छाई, बुराई, खराबी जो भी है उसके बारे में बात करता है। इसीलिए ट्रांसलेशन स्टडीज पढ़ के कोई चाहे किताब हम अच्छे मुतर्जिम बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। आपको प्रैक्टिकल ट्रांसलेटर बनना पड़ेगा, दो ज़बानों की जानकारी हो तभी ये मुमकिन है। और उसके साथ साथ तो आप मशक करें, ट्रांसलेशन करें हर दिन। तो ट्रांसलेशन की शुरुआत अगर हम
एविडेंस के हिसाब से जाएंगे तो मेसोपोटामिया से होती है। गलगमिश नाम का एक पोइम है जिसका तर्जुमा एशियन लैंग्वेज में हुआ। किस जबान में हुआ इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। वहां से शुरुआत हुआ तर्जुमे का, उसके बाद तर्जुमा मुसलसल चलता रहा है। 6th सेंचुरी के बारे में कहा जाता है कि रोमन सिविलाइजेशन के दौरान कोई डेलीगेशन कहीं से गया था, यूनान गया था, वहां पर उनके पास एक मुतर्जिम मौजूद था जिसके बारे में कोई नाम के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन मुतर्जिम था ऐसा कहा जाता है। लेकिन बाज़ाब्ता तर्जुमे की शुरुआत जो एक मिशन के फॉर्म में, एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में जो शुरू होती है वो मजहबी किताबों के तर्जुमे से शुरू होती है और बाइबल से शुरुआत हुई है। पहले वो न्यू टेस्टामेंट का हिब्रू से दूसरी ज़बानों में तर्जुमा किया गया। उसके साथ साथ बाद के दिनों में फिर बाइबल का ग्रीक में तर्जुमा हुआ है और जब से बाइबल का ग्रीक में तर्जुमा हुआ तब से स्टैंडर्डाइजेशन की बात शुरू हुई कि ये जो तर्जुमा है ये एक स्टैंडर्ड तर्जुमा है और आज के बाद जो भी तर्जुमा करेगा वो ये स्टैंडर्ड ये फॉलो करेगा। उसके बाद मिडिवल एज में अरबों ने बहुत तर्जुमा किया। हम सब जानते हैं अरबी वाले ज्यादा लोग हैं, ये जानते हैं अरबों ने क्या किया। ओरिएंटल, ऑक्सीडेंटल, मशरकी और मगरबी हर तरह की किताबों का तर्जुमा किया और उन्होंने ग्रीक सिविलाइजेशन में लिखी गई किताबों को महफूज करने का काम किया। जब अरब का डाउनफॉल होना शुरू हुआ 13वीं सेंचुरी के बाद, फिर यूरोपियंस ने अरबिक टेक्स्ट का बाकायदा ट्रांसलेशन शुरू किया। तो इस तरह मुसलसल तर्जुमे की मुहिम चलती रही और आज जदीद दौर में लगभग सभी मुल्क में कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगातार चलता रहता है। और तर्जुमा क्यों होता है उसकी वजह है, अगर आप अपने मजहब को फैलाना चाहते हो या अपने आइडियाज को फैलाना चाहते हो या अपने किसी भी वर्क को लोगों के सामने लाना चाहते हो जो आपकी ज़बान न जानते हो तो तर्जुमा करते हैं और तर्जुमे से आप बच नहीं सकते। चाइनीज ने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन पे काम किया, ख़ासतौर पे बौद्ध मजहब की किताबों का तर्जुमा उन्होंने चाइनीज में किया और करीब 300 साल तक ये काम हुआ है। बाद में उनके यहाँ भी हर चीज़ में रिसेशन आता है, वहाँ भी रिसेशन आ गया। प्रिंटिंग प्रेस और मीडिया ने उस मुहिम को आगे बढ़ाया। जब किताबें छपनी शुरू हो गई तो तर्जुमे का काम भी शुरू हो गया। प्री मॉडर्न पीरियड में अरब वर्ल्ड में आप देखें न्यू क्लासिज्म की शुरुआत होती है। उसकी शुरुआत इसी वजह से होती है कि प्रेस की शुरुआत होगी। पुरानी किताबों को छापने लगे, जब पुरानी किताबों को छापने लगे तो तर्जुमे भी आने लगे। इसके बाद आज का दौर यह है, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इसमें अगर आप पीछे रह गए तो फिर आगे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाना है, आपको दूसरी की टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ लाना है या अपनी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है तो आपको तर्जुमा करना जरूरी है। और इन्हीं सारे प्रोजेक्ट के अंदर मशीन ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है और मशीन ट्रांसलेशन का आधार यह है कि मशीन ट्रांसलेशन के जरिए कोई भी आदमी जिसको कम जानकारी हो किसी चीज़ की, वो भी एक चीज़ को पढ़ के कुछ न कुछ समझ लेता है, समझने की कोशिश करता है। आप देखते होंगे कि मोबाइल में सबके पास मोबाइल है, कोई चीज़ आ गई और आप उसको ट्रांसलेटर में आपने डाला हो
आपने समझ लिया इसका मतलब क्या है। अब वो सही रिजल्ट दे रहा है या गलत दे रहा है उसका हमें पता नहीं है, इसलिए कि उसको भी टेस्ट करने का कोई टूल उसके पास मौजूद नहीं है। वो सिर्फ वो ट्रांसलेशन करता है और वो समझता रहता है। और आज के दौर में ट्रांसलेशन तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसमें इंग्लिश भी होता है और अरबी भी होता है। आप साउथ चले जाएं तो आपको तमिल में तो शायद सब मिल जाए, सब कुछ मलयालम में लिखा हुआ हो। अब उसको समझने के लिए क्या करेंगे? तो ट्रांसलेशन करेंगे। तो ट्रांसलेशन से आपको छुटकारा नहीं है और ट्रांसलेशन के बगैर मुमकिन नहीं है कि आप हर चीज समझ पाए। इंग्लिश में बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हर किसी को अंग्रेजी नहीं आती, तो फिर ट्रांसलेशन की आपको जरूरत है। और बहुत सारे ट्रांसलेटर वाले फॉरेन लैंग्वेज वाले सोचते होंगे कि हमारे पास बहुत काम है, चूंकि सबको जरूरत है ट्रांसलेशन, लेकिन रियलिटी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको याद होगा पिछले 30, 40, 45 साल पहले जो भी प्रोडक्ट यहाँ से अरब बढ़ जाता था तो पहले वो ले आते थे किसी ट्रांसलेटर के पास भी, इसका जो कंटेंट है उसका ट्रांसलेशन लिख दो, उसका डिस्क्रिप्शन जो है ट्रांसलेशन उसका अरबी में कर दो, फारसी में कर दो, फ्रेंच जर्मन में होता था ट्रांसलेशन। तो प्रोडक्ट को आपको किसी और मार्केट में लॉन्च करना है तो आपको ट्रांसलेशन तो करवाना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना आइडिया दूसरों तक पहुंचाना उनका मकसद था, तो उन्होंने ट्रांसलेशन का खूब सहारा लिया। आपको एक ज़माने में याद होगा कि सोवियत लिटरेचर आपको हिंदुस्तान के लगभग सब बड़ी ज़बानों में हिंदुस्तान में दस्तयाब थी। हिंदी में तो खूब ट्रांसलेशन हो गया, हिंदी और इंग्लिश में, और आपको 50 पैसे में कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो मिल जाता था, जिसको हम लोग ला के और किताब का कवर उसका बनाते थे। आप दोस्तोयेवस्की और कोई भी बड़ा राइटर आप देखिए, उसकी किताब आपको 8, 10 रुपये, 20 रुपये में मिल जाती थी। तो ये बेसिकली एक मकसद था अपना लिटरेचर आप तक पहुँचाने का, और लिटरेचर के साथ साथ हर बड़े सिविलाइजेशन के लोग अपना आइडिया आप तक पहुँचाते हैं। और उसके बाद का जो दौर आया है जिसमें अपनी किताबों को नेट पे डाल दिया, अब आप प्रेस की जरूरत नहीं पड़ी, फ्री डाउनलोडेबल आपने अपनी किताब बाहर दी, आप डाउनलोड करके रखिए फ्री। जैसे हम लोग अपना जर्नल डाउनलोड करवाते दूसरों से कि भैया आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, आपको हम हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। तो तर्जुमे कि ये सारे अगराज हैं, ये सारे मकासद हैं। अब मामला आता है यहाँ कि ट्रांसलेटर कैसे बने। ये ज़्यादातर स्टूडेंट ये पूछते हैं। तो ट्रांसलेटर कैसे बने ये हम सबको पता है ट्रांसलेटर कैसे बने, लेकिन फिर भी ये सवाल अपनी जगह पर कायम है। ट्रांसलेटर बनने के लिए आपको कम से कम 2 ज़बान को आप जाने, ट्रांसलेटर बनने के लिए, और अच्छी तरह जाने। और तर्जुमे के बारे में कहा जाता है कि आप अच्छा तर्जुमा, अच्छा ट्रांसलेशन आप अपनी ज़बान में कर सकते हैं, इसलिए कि आपको अपनी ज़बान की ज़्यादा समझ है। उसमें ज़बान के बारे में कहा जाता है काइनुन हय्युन, उसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा है, और आप अपनी ज़बान में आप दाएं बाएं मूव कर सकते हैं, उसमें आप नए एक्सप्रेशन ला सकते हैं। लेकिन जब फॉरेन लैंग्वेज में करेंगे तो आपके पास उतनी वोकैबुलरी नहीं होगी, उतने सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में फॉरेन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना जरा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। कहा जाता है
थ्योरिस्ट का कहना यह है कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना बंद कर दें। आप ज़रूर करें, आप थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, आप बस वोकैबुलरी बहुत हो, आप हर दिन किताबें पढ़ें, आपके पास वोकैबुलरी आएगी। आज के दौर में किताब पढ़ने का रिवाज थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मोबाइल आ गया। दिन भर में जो हमारी कैपेसिटी पढ़ने की है वो व्हाट्सएप की मैसेज पढ़ने में वो कैपेसिटी लग जाती है। तो आज हम किताबें थोड़ी कम पढ़ते हैं, और जो ऐसी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो भी वही काम करते हैं। हम सब लोग व्हाट्सएप पढ़ते हैं। तो कोई ऐसा इदारा नहीं है या कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको ट्रांसलेटर बना दे। आपके अंदर जबान सीखने की अच्छी सलाहियत हो और आप दो जबानों को अच्छी तरह जान लें और फिर उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दें। एक कोई उस्ताद आपको चाहिए, कोई आदमी हो जो आपका ये टेक्स्ट को कभी कभी करेक्ट कर देगा। लेकिन हम लोग अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि पहले आप तर्जुमा कीजिए, उसके बाद उसको बंद करके रख दीजिए, आप थोड़ी देर बाद फिर उसको पढ़ें, फिर आपको लगेगा कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आप 3 बार 4 बार 5 बार जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका तर्जुमा बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे रीडिंग स्किल के बारे में हम लोग क्या बताते हैं कि हमारे असातिज़ा ने जो बताया कि आप एक टेक्स्ट को पढ़िए, आपको 50% समझ में आएगा। फॉरेन लैंग्वेज की बात मैं कर रहा हूँ। आप उसको दोबारा पढ़ें, कुछ और से ज़्यादा समझ में आएगा। 5 बार 7 बार 10 बार पढ़ें, डिक्शनरी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन आखिर में आपको वो टेक्स्ट समझ में आने लगेगा। और यही एक तरीका है। ट्रांसलेशन का भी ये उसूल है, आप उसको पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन उसका करेंगे और बार बार उसको देखेंगे। हमारे यहाँ अरबी में शायरी है जिसको हौलियात कहते हैं, ज़हर नबसुल्ला की शायरी है। उनके बारे में कहते हैं कि एक शेर लिखते थे और पूरे साल उसको ठीक करते रहते थे। इसीलिए हौल का मतलब साल होता है, हौलियात मतलब एक साल में लिखी हुई नज़म जो है। तो आप अपनी राइटिंग को अगर बार बार पढ़ें तो हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहेगा और इस तरह आप तर्जुमा सीख पाएंगे। और कोई उस्ताद अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा आज के दौर में क्या है कि तर्जुमे में आपको टूल आपकी मदद करता है। एक टूल तो वह है जो इंटरनेट पे टूल है, वो सबके पास मौजूद है और सब लोग उसका इस्तेमाल इधर कर रहे हैं। कम करें तो अच्छा है। आमतौर पे स्टूडेंट्स को उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, इसलिए कि आपको वो स्किल नहीं सिखाता है। आपका जो स्किल जो थोड़ा कुछ है वो ले लेता है, आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको लगता है करना क्या, वो तो है ही, उसको फोटो लेंगे और उस पर डालेंगे और तर्जुमा हो गया। लेकिन कितना तर्जुमा हुआ, किस हद तक हुआ, ये पता नहीं है। इसलिए जब हम टेक्स्ट लिखते हैं अपने लिए नहीं लिखते, वो गैरों के लिए लिखते हैं। तो आपका तर्जुमा है, सामने वाला अगर समझ जाए तो वो तर्जुमा है, वरना फिर आप अपनी राह गलाते नहीं, कोई समझेगा नहीं। और ऐसे मार्केट में तर्जुमे बहुत आते हैं, कई बार हम लोगों के पास लेके आते हैं कि इसको एडिट कर दीजिए। अगर आप उसको लेके बैठेंगे तो लगेगा कि अच्छा है कि इसका तर्जुमा ही कर दें, इसलिए कि जो तर्जुमा होता है वो तर्जुमा नहीं होता। जिसने भी तर्जुमा किया है हो सकता है अपनी समझ से बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन वो तर्जुमा उसी के लिए अच्छा है, बाकियों के लिए अच्छा नहीं है। जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं मार्केट के लिए बनाते हैं, अपने लिए थोड़ी बनाते हैं। मार्केट में वो चीज़ नहीं चली तो आपका तर्जुमा बेकार है, कुछ फायदा नहीं। हाँ, इंटरनेट पे इन दोनों डिक्शनरी मौजूद हैं, आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए और आप हर दिन प्रैक्टिस करें और मुतर्जिम बन जाएंगे। ज़रा स्लोली ये चलता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। कुछ लोगों का ख्याल है कि साहब हम आज बैठ के और शाम तक मुतर्जिम बन जाए, ये मुमकिन नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है। कुछ लिटरेचर में हम लोग कुछ बड़े ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला तो अब्दुल्लाह इब्न मुक़फ़्फ़ा है,
लेकिन क्या वाकई ये ट्रांसलेशन है? आज का पंचतंत्र लेके अगर बैठे, जो रोजबे का जो एडिशन है उसको लेके बैठेंगे और रोजबे ने जहाँ से लिया है उसको लेके बैठेंगे तो आपको लगेगा कि साहब ये तो है ही नहीं तर्जुमा। इसलिए कि रोजबे ने भी कुछ और कर दिया। तर्जुमा में तसर्रुफ हमने जो कहा मीनिंग का उसने तर्जुमा कर दिया, वहाँ से मीनिंग लिया और अपने ज़बान में लिख दिया। तो अब्दुल्लाह इब्न वक्फ़ा का जो तर्जुमा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो एक तो पढ़ने से लगता ही नहीं कि वो ट्रांसलेशन, पढ़ने से लगता है कि ओरिजिनल राइटिंग। बाद में पूरे यूरोपियंस ने भी उसी वर्जन से तर्जुमा किया। कलीला व दिमना था तो कलीले व दिमने हो गया इटालियन में, रशियन में भी कलीले व दिमने हो गया, स्पेनिश में कलीले व दिमने हो गया। तो इस तरह कहीं कहीं फेबल्स फ्रॉम इंडिया कर दिया उसको, लेकिन वो तर्जुमा नहीं है। दूसरा बहुत मशहूर वो तर्जुमा है जिसकी किताबें हम लोग पढ़ते हैं, वो मॉडर्न पीरियड के हैं, मुस्तफ़ा लुत्फ़ी अल-मनफ़रूती नाम लोगों ने सुना है? जी। कितने लोगों ने उनकी किताब पढ़ी है? कौन सी किताब पढ़ी है? माज़दुलीन पढ़ी है? ठीक है। माज़दुलीन एक नॉवेल है, लेकिन पहले हमने पढ़ी, बहुत अच्छी वो किताब नहीं और हम लोगों को लगता था कि वाकई बहुत बढ़िया तर्जुमा है। बाद में उसकी रुदात पढ़ी, पता चला कि साहब कोई साहब फ्रेंच में पढ़ के उसका मतलब बताया करते थे, फिर वो अपनी ज़बान में वो लिख दिया करते थे। अच्छा, एक फ्रेंच वाले को हमने बताया कि भाई ये है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और तुम बताओ कि क्या सही है। एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो उसने कहा कि इस तरह इसमें तो ऐसा कोई पैराग्राफ ही नहीं है। तो होता यह है कि मुतर्जिम कई बार तर्जुमा के तसव्वुर में क्या होता है, कई बार बहुत टेढ़ा अगर वो टेक्स्ट है उसको वो गायब कर देता है, उसको वो सीधा कर देता है। ठीक है, बाईपास सर्जरी। तो तर्जुमा जो है बाईपास सर्जरी नहीं है। अगर वाकई आप तर्जुमा करना चाहते हैं तो अच्छा तर्जुमा करें और अच्छे मुतर्जिम की यही पहचान है। ट्रांसलेशन की बहुत सारी किस्में हैं जिसके बारे में लोग कहते रहते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ ट्रांसलेशन की एक ही किस्म है, वो है ट्रांसलेशन। टेक्स्ट की किस्में हैं, ट्रांसलेशन के लिए जिस टेक्स्ट का आप इस्तेमाल करते हैं उसकी किस्म है। अगर आपने न्यूज़पेपर के टेक्स्ट का ट्रांसलेशन किया है तो वो जर्नलिस्टिक टेक्स्ट है, उसका ट्रांसलेशन है, वो जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन नहीं है, जर्नलिस्टिक टेक्स्ट का ट्रांसलेशन है। उसी तरह अगर आपने लिटरेरी टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है वो लिटरेरी टेक्स्ट का ट्रांसलेशन है, लिटरेरी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। इसलिए कि आप मुतर्जिम हैं, आप लिटरेचर को लिख रहे हैं, आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, आपके अंदर तर्जुमे की सलाहियत है। उसी तरह साइंटिफिक टेक्स्ट का ट्रांसलेशन, उसको हम साइंटिफिक ट्रांसलेशन कहते हैं, लेकिन मेरी राय इससे बिल्कुल अलग है। लीगल टेक्स्ट का ट्रांसलेशन होता है, उसको हम लोग लीगल ट्रांसलेशन कहते हैं, लेकिन लीगल ट्रांसलेशन एक अलग चीज़ है। अगर आपके पास ट्रांसलेशन करने का लाइसेंस है, अगर आप मोहर लगा कर दे सकते हैं, जिसको कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सेप्ट करे, तो वो लीगल ट्रांसलेशन है। जैसे लीगल डॉक्यूमेंट होता है, आप चले जाएं किसी नोटरी वाले के पास, वो इतना बड़ा कागज़ पे लिख के नोटरी लगा के देगा, वो लीगल डॉक्यूमेंट। इसलिए कि लीगल परमिशन, लीगली उसको परमिशन है कि वो आपको एक सर्टिफिकेट ऐसा दे सके। तो ये तरह तरह के ट्रांसलेशन हैं जो इनको हम देखते हैं। अब आइए साहब टेक्नोलॉजी पे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रांसलेशन। पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है कि नाटो और यूनाइटेड नेशंस हम सब जानते हैं, ट्रांसलेशन मशीन से ट्रांसलेशन करने की शुरुआत बेसिकली नाटो और यूनाइटेड नेशन से शुरू हुई। नाटो ने पहला उन्होंने ट्रांसलेशन के लिए टेक्स्ट वो टूल तैयार किया, जब हेड ऑफ स्टेट बोला करते थे, मशीन में उसका उसी लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस कर दिया।
उसके बाद वो जो टेक्स्ट था उसका ट्रांसलेशन जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश 5 जबानों में वो ट्रांसलेशन किया करते थे। और 5 जबानों में ट्रांसलेशन क्यों करते थे? 6ठी 7वीं में क्यों नहीं? ग्रीक में नहीं होता था ट्रांसलेशन। और उसकी वजह यह है कि ये सारी जबानें जो एक ग्रुप की जबान थी, एक तरह की जबान थी, वोकैबुलरी बहुत सारे कॉमन थे, उसमें उसका ट्रांसलेशन होता था। चूँकि बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हुआ करते थे, ह्यूमन इंटरवेंशन से ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया। और उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप मशीन ने ट्रांसलेट कर दिया और आप उसको समझ जाएंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे एडिटर्स लगाए जाते थे और एडिटर्स का काम था उसको ठीक करना। तो मशीन जो है जिसको हम क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो हमारा दिमाग नहीं है। हमारे दिमाग ने कोई ऐसी मशीन बनाई है, ऐसा सिस्टम बनाया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो कहते हैं पहलवान जो है सब कुछ सिखाता है, कोई एक चीज़ नहीं सिखाता। उसी तरह इंसानी दिमाग जो है मशीन बनाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाता कि ह्यूमन को वो रिप्लेस कर दे। रोबोट बनाता है, लेकिन रोबोट को भी चलाने के लिए इंसान को चाहिए, पावर चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए आदमी चाहिए, सब कुछ होता है। उसी तरह जो टूल बना ट्रांसलेशन का, तो उतना परफेक्ट नहीं बना कि उसको एडिट करने की जरूरत ना पड़े, तो एडिटर्स बहुत सारे लगाए गए। इस तरह ट्रांसलेशन काफ़ी हद तक जो रियल टेक्स्ट था उससे करीब हुआ करता था। हम सब लोग इन दिनों रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे सुनते हैं अनाउंसमेंट, सवारी गाड़ी नंबर ये इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, रुक रुक की आवाज़ आती है। ये क्या है? ये इंसान नहीं, ये मशीन है जिसको टेक्स्ट टू वॉइस कहते हैं सिस्टम है। आपने टेक्स्ट टाइप कर दिया, मोबाइल में भी होता है, टेक्स्ट आपने टाइप कर दिया, वो आपको प्रोड्यूस कर दिया उसको ऐसे ही। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो वो वैसे ही बोलेगा। उसी तरह टेक्स्ट टू वॉइस है, वॉइस टू टेक्स्ट भी है, ट्रांसलिटरेशन जिसको हम इन दिनों कह रहे हैं। और ये इसलिए तैयार किया कि आज के दौर में टेक्स्ट बहुत प्रोड्यूस होने लगे हैं, काफी बड़ी तादाद में टेक्स्ट प्रोड्यूस हो रहा है। इसको ट्रांसलेशन करना है, इसका प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होना है, तो उसके लिए मशीन की जरूरत है। और एक चीज़ आपको बता दो जिसके बारे में इशारा कर रहा था कि आज के दौर में मशीन काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है ट्रांसलेशन में, लेकिन ट्रांसलेटर पे कोई ख़तरा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि आज ट्रांसलेशन की ज़रूरत बढ़ गई है, लेकिन अब जो है आपको एडिटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और एडिटर की प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज में ट्रांसलेटर से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसलेशन मशीन से हो रहा है, और वो आप गूगल ट्रांसलेट देख लीजिए या रिवर्स ऑफ कंटेक्स्ट एक टूल है। अगर आप उसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो ट्रांसलेशन बहुत हद तक 70-80% आपको सही ट्रांसलेशन कर देता है। उसके अलावा बहुत सारी डिक्शनरीज हैं जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं। डिक्शनरी क्या है? वो भी एक तरह से ट्रांसलेटर ही है। आप एक वर्ड डालते हैं, आपको उसका मीनिंग दिखा देता है। और इसके पीछे बरसों की मेहनत है जो आज आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके लिए तैयार हुए, उसको कहते हैं इंडियन लैंग्वेज को बड़ा इनिशिएटिव था। हम लोगों ने एक वर्ड नेट किया था, इंडो वर्ड नेट का वो हिस्सा था, और उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके बाद पार्सर था, मॉर्फ एनालाइजर था, और पता नहीं बहुत तरह के प्रोग्राम्स थे। और इन सबों को इंटीग्रेट करने के बाद हम मशीन ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं। विद इन इंडियन लैंग्वेजेस कुछ ही दिनों में मशीन ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा। सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वहाँ पर एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी ताकि उसको एक बार उसको देख ले, सही उसको ऑथेंटिकेट कर दे कि हाँ ये ठीक है।
अब ये जो टूल्स हैं ट्रांसलेशन के, जो ट्रांसलेशन के टूल्स हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेटर नहीं है, मशीन है, मशीन के अंदर कमी रह जाती है। वो कमी क्या है? जैसे आपने कोई एक सेंटेंस डाला जो इडियम है, फ्रेज है, उसका वो तर्जमा कभी नहीं करेगा, कल्चरल सिंबल्स का तर्जमा नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हवा हो जाना, हवा हो जाने का मतलब तर्जमा क्या करेगा? वो नहीं कर सकता, इसलिए कि वो मतलब वो है ही नहीं। हवा हो जाने का मतलब हवा हो जाना नहीं है, वहां कुछ और। उसी तरह कोई भी आप मुहावरा उठा कर रख लीजिए, उसमें वो मुहावरे का तर्जमा नहीं करेगा। हाँ, मुहावरे की डिक्शनरी अगर मौजूद है ऑनलाइन, तो आपको उसके लिए एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक फ्रेज आपको मिल सकता है। दूसरा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन से ये काम नहीं हो रहा है। जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, वो आपको परफेक्ट ट्रांसलेशन करके नहीं देगा। अब सवाल होता ये है कि गूगल कैसे काम करता है या यूनिवर्सल कंटेक्स्ट कैसे काम करता है। पता नहीं आपने कभी गौर किया है नहीं किया, लेकिन आपका जो इंटरनेट का की जो स्पीड है, उस स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसलेशन की क्वालिटी कैसी होगी। अगर आप 2G पे काम कर रहे हैं तो ट्रांसलेशन बहुत ही खराब आएगा, 3G पे इम्प्रूव हो जाएगा, 4G पे और अच्छा ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसलिए कि वो जल्दी लेता है डेटा और वो आपके सामने उसको प्रोड्यूस कर देगा। तो अब ट्रांसलेशन कैसे करना तो है मशीन से। तो मशीन ट्रांसलेशन के जरिए आप चूँकि फास्ट ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, आप मिला के 10 पेज आपको करना है ट्रांसलेशन, लेकिन आपकी कैपेसिटी जो है 2500 से 3000 वर्ड पर डे की है, लेकिन आपको कितना इतना ही है, तो क्या करेंगे? तो उसमें करते क्या है, हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को रखते हैं, एक पैराग्राफ रख दिया और फिर उसको आप फिर चेक करें कि ये वाकई मीनिंग वो दे रहा है नहीं दे रहा है। आपका जो अपना नॉलेज है लैंग्वेज का, वो ट्रांसलेशन की क्वालिटी तय करता है। कभी होता यह है कि आपने बहुत छोटा सेंटेंस रख दिया तो उसका ट्रांसलेशन खराब आ गया, बड़ा रख दिया ट्रांसलेशन बहुत अच्छा आ गया। तो ये चूँकि हम लोग लैंग्वेज के लोग हैं, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं बता सकते कि टूल एक्चुअली वर्क कैसे करता कैसे है। लेकिन एक बात तय है, इंसान ने जैसा टूल बनाया है वो वैसे ही वर्क करता है और इम्प्रूवमेंट जारी है। और मैंने कुछ इसमें दिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। चूँकि हम लोग ट्रांसलेशन में काफ़ी रहते हैं, जैसे तख्तिया खासा इन दोनों होता है ना, एक्सक्लूसिव कवरेज, इन दोनों खूब आ रहा है। इसको जब आप गूगल ट्रांसलेट में डालें तो क्या देगा? निजी कवरेज। ये निजी कवरेज क्यों दे रहा है? तख्तिया के लिए वर्ड उर्दू में जो होना चाहिए वो उसकी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, और खासा का मतलब निजी, प्राइवेट। तो प्राइवेट को निजी करके उन्होंने आपको बता दिया। अरबिक उर्दू में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर उसके पास टर्मिनोलॉजी उर्दू में मौजूद नहीं है, वो हिंदी से टर्मिनोलॉजी लेके आपको उर्दू में कन्वर्ट करके दे देगा। इसीलिए अरबिक टू हिंदी अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको ठीक ठाक ट्रांसलेशन मिलेगा। लेकिन उर्दू में ट्रांसलेशन थोड़ी डिफिशियंसी है और उसकी वजह डिक्शनरी है। डिक्शनरी अगर इम्प्रूव हो जाए और उस पर काम लगातार जारी है तो बहुत जल्दी आपको इंग्लिश टू अरबिक टू उर्दू ट्रांसलेशन काफ़ी हद तक अच्छा मिला करेगा।
लेकिन इसके बाद फिर भी बता दूं कि आपकी अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसलेशन जो मशीन से आप कर रहे हैं वो कैसा होगा। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।